गुड इवनिंग। एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी और उन सारे चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कोशिका विभाजन की। उसमें हम लोग कोशिका विभाजन के सारे पार्ट्स को देख चुके हैं। अब हम लोग का उसी में नेक्स्ट टॉपिक है पादप ऊतक के बारे में। तो आइए पादप ऊतक के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है पादप ऊतक, किसमें पाए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पादप ऊतक के प्रकार में शामिल है, पादप ऊतक के प्रकार में शामिल है विभज्योतकी ऊतक, अस्थायी ऊतक, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि पादप ऊतक के प्रकार में कौन सा शामिल है। तो चलिए यदि पता हो तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो पादप ऊतक जो होते हैं वे पौधों में कोशिका निर्माण निश्चित स्थानों पर होता रहता है और इनमें वर्धन भागों में होने वाली जो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है और जो विभिन्न ऊतकों का निर्माण करती हैं उन्हें हम पादप ऊतक कहते हैं। और पादप ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। और तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक ये दोनों पादप ऊतक के प्रकार हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होती है। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होती है। शीर्षस्थ विभज्य, पार्श्वी विभज्य, अंतर्वेशी विभज्य, अस्थायी ऊतक। चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के माध्यम से होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो मैंने बताया कि पौधों में कोशिका निर्माण निश्चित स्थानों पर होता है और इन वर्धन भागों में होने वाली जो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है जो विभिन्न ऊतकों का निर्माण भी करती हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। और ये विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। और यह जो ऊतक होता है ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्रीय विभाजन करने की क्षमता होती है। और यह जो है 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्य, पार्श्वी विभज्य, अंतर्वेशी विभज्य। और शीर्षस्थ विभज्य जो होता है यह ऊतक जड़ तथा तनों के शीर्ष भाग पर और पत्तियों के अग्रभाग में पाया जाता है। और शीर्ष विभज्य को वृद्धि बिंदु भी कहा जाता है या कहते हैं। और इन ऊतकों को निरंतर विभाजन के फलस्वरूप जड़ व तने की जो है लंबाई बढ़ते रहते हैं या उनकी तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। और इसके भी 3 क्षेत्र होते हैं जिन्हें त्वचाजन, वॉलकुटजन और रंभजन कहते हैं। तो आपका जो पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के द्वारा होता है, तो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम्ब्रियम तथा कार्क कैम्बियम किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण हैं। शीर्षस्थ विभज्य, पार्श्वी विभज्य, अंतर्वेशी विभज्य, अस्थायी ऊतक। तो चलिए इसको भी बता दीजिए क्या हो सकता है। तो अभी मैंने बताया कि विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्य, पार्श्वी विभज्य, अंतर्वेशी विभज्य। शीर्षस्थ जो होता है ये ऊतक जड़ तथा तनों के शीर्ष भाग पर और पत्तियों के अग्रभाग में पाया जाता है और इसे शीर्ष विभज्य को वृद्धि बिंदु भी कहते हैं। और इन ऊतकों के निरंतर विभाजन के फलस्वरूप जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। और पार्श्वी विभज्य जो होती हैं इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं उसके ऊतक जड़ या तनों के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं, मतलब बगल वाले भाग में पाए जाते हैं। और इसमें केवल अरीय दिशा में विभाजन होता है। अरीय मतलब जो ये साइड के ऐसे ऐसे करके होते हैं उनके विभाजन होता है। और इनके विभाजन केवल अरीय में होते हैं जिसके फलस्वरूप जो द्वितीय ऊतक का भी निर्माण होता है। और ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप जड़ तथा तने जो है उसकी मोटाई में वृद्धि होती है, मोटाई बढ़ते रहते हैं। और यथा तथा कार के यथा जो होती हैं पार्श्वी विभज्य के उदाहरण होते हैं और इसके विभाजन में द्वितीय वृद्धि होती रहती है। तो आपका कैम्ब्रियम और कार्क कैम्बियम जो होता है ये आपका पार्श्वी विभाजन के अंतर्गत आता है। कैम्ब्रियम में आपका यही जो पौधे की ये जो होते हैं इसके बगल बगल में जो वृद्धि होती है। कैम्ब्रियन आप जानते होंगे कि ऐसे अंदर अंदर कई पार्ट बन जाते हैं, उन्हीं को कैम्ब्रियन कार्क कैम्बियम कहते हैं। और यथा इसी को हिंदी होता है, यथा कैम्ब्रियम का हिंदी यथा होता है और कार्क कैम्ब्रियन का इंग्लिश होता है हिंदी होता है कार्क यथा, कैम्ब्रियम मतलब यथा होता है। तो आपका इन दोनों की जो वृद्धि होती है वो पार्श्वी विभाजन के फलस्वरूप होती है, उसकी तनों की मोटाई के फलस्वरूप जो होती है वो वृद्धि पार्श्वी विभज्य के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ऊतक अस्थायी ऊतक में परिवर्तित नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऊतक है जो अस्थायी ऊतक में नहीं परिवर्तित होता। शीर्षस्थ विभज्य,
पार्श्वी विभज्य, अंतर्वेशी विभज्य, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। अंतर्वेशी विभज्य, इसे हम अंतर्विष्ट विभज्य भी कहते हैं, और यह जो होता है यह शीर्षस्थ विभाज्य का छूटा हुआ भाग होता है, और यह जड़ तनों की लंबाई की वृद्धि के कारण यह शीर्षस्थ विभज्य से अलग होता है और अस्थायी उत्तकों में परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार का जो विभज्य होता है वो अस्थायी उत्तकों के बीचों बीच में पाया जाता है। और दूब, घास के पर्व, पुदीना में पर्वसंधियाँ के नीचे का जो भाग होता है, और ये सब अंदर जो है इसके पाए जाते हैं, और इस ऊतक के द्वारा पौधों के भागों की लंबाई में भी वृद्धि होती रहती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। अंतर्वेशी विभज्य, इसमें अस्थायी ऊतक नहीं पाया जाता या अस्थायी ऊतक में परिवर्तित नहीं होता। आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभोज्यतिकी ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप किस ऊतक का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है शीर्षस्थ विभज्य, पार्श्वी विभज्य, अंतर्वेशी विभज्य, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है इसमें आपका। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो आपका यहाँ पे उपर्युक्त सभी नहीं रहेगा, यहाँ अस्थायी ऊतक रहेगा, अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक जो होता है आपका यही ऑप्शन सही है। अस्थायी ऊतक के अंतर्गत ये विभोज्यतिकी ऊतक जो होते हैं इसके विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, और इन ऊतकों के पूर्ण रूप से या कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता रुक जाती है, और इन ऊतकों की कोशिकाएं जो होती हैं मृत अथवा जीवित, पतली या मोटी भित्ति वाली होती हैं। और अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। अस्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है, विभोज्यतिकी ऊतक के विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी ऊतक के प्रकार में शामिल है, अस्थायी ऊतक के प्रकार में क्या शामिल है। साधारण ऊतक, जटिल ऊतक, विशिष्ट ऊतक, उपर्युक्त सभी। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो अस्थायी ऊतक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि विभोज्यतिकी ऊतक के विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, और इन ऊतकों में पूर्ण रूप या कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता जो है रुक जाती है, और इन ऊतकों की कोशिकाएं मृत अथवा जीवित, पतली या मोटी भित्ति वाली होती हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, जटिल और विशिष्ट ऊतक। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं। पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो अभी मैंने बताया अस्थायी ऊतक जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। साधारण ऊतक जो होते हैं उसमें आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। और पैरेन्काइमा जो होता है ये साधारणतः जीवित तथा पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो मंड, प्रोटीन तथा वसा आदि खाद्य का संचयन करना होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। पैरेन्काइमा जो होता है ये पौधों में भोज्य पदार्थ पैरेन्काइमा में एकत्र होते हैं, इसको हिंदी में मृद ऊतक भी कहते हैं, मृद ऊतक भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करती है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, दृढ़ कोशिकाएं, ग्रंथिल ऊतक। तो चलिए इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, कौन से ऊतक हैं जो पौधों में तनन मतलब जो खिंचाव होता है, तनन मतलब टेंसिल जो होता है, खिंचाव जो होता है ये किस में होता है। एक तनन होता है, एक संपीड़न होता है। संपीड़न मतलब एक दूसरे को प्रेशर दे के दबाना, और तनन मतलब खींचना, टेंसल मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिंचाव होता है। तो ये किसके अंतर्गत होता है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। कोलेनकाइमा जो होता है ये ऊतक जो होते हैं पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृढ़ कोशिकाएं का निर्माण निम्न में से किस बीजों के ऊपर कठोर बीजावरण करते हैं। अखरोट, नारियल, लेगुमिनेसी कुल, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी दृढ़ कोशिकाएं हैं जो कठोर बीज के ऊपर बीजावरण या खोल बना देते हैं। इनमें से किस किस फल के ऊपर या किस किस जाति के ऊपर बीजावरण पाया जाता है और इस दृढ़ कोशिकाओं के कारण। तो चलिए ऑप्शन आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। ये आपका एनसीईआरटी का तत्व है।
तो दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं ये अखरोट, नारियल और लेगुमिनेसी कुलों के बीजों के ऊपर दृढ़ कोशिकाएं कठोर बीजावरण का निर्माण करती हैं। और नारियल खाने में कठोरता का जो अनुभव होता है, इसके गूदों में उपस्थित जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं इन्हीं के कारण पाया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? अखरोट भी है, नारियल भी है, लेगुमिनेसी कुल के पौधे भी हैं और आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से जटिल ऊतक में शामिल है? जटिल ऊतक में कौन से शामिल है? जाइलम, फ्लोएम, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, ये तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। तो अस्थायी ऊतक में 3 होते हैं, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। साधारण ऊतक जो होते हैं इसमें 3 पाए जाते हैं, मृद ऊतक जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं, और स्थूल कोण ऊतक जिसे हम कोलेनकाइमा कहते हैं, और दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं या दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये 3 होती हैं। जटिल ऊतक जो होते हैं इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम को हिंदी में हम दारू कोशिकाएं बोलती हैं, दारू, और फ्लोएम ये दोनों पाए जाते हैं। तो जटिल ऊतक जो होती हैं या ऊतक जो होती हैं कोशिकाओं, इसका जो परिभाषा है, या ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसमें एक या अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, और इसके अंतर्गत आपके जाइलम और फ्लोएम दोनों शामिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम, फ्लोएम, वाहिनिकाएं, चालनीय अवयव। तो चलिए इसके बारे में तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? तो आपको पता ही होगा कि जो जल होता है, जल है वो जाइलम जो है वो जल का संवहन करता है, फ्लोएम जो है ये भोजन का संवहन करता है, और जाइलम जो है जड़ों में पाए जाते हैं, फ्लोएम जो है छाल में पाए जाते हैं। तो चलिए आप उस हिसाब से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ दे रहा जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थ, तो आपका जड़ द्वारा जो जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। तो जाइलम जो होता है या जल संवहन ऊतक होता है, या जल संवहन ऊतक भी कहलाता है, और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। इसके निर्माण में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदुतक और काष्ठ तनु, ये 4 जाइलम में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, विशिष्ट ऊतक, सखी कोशिकाएं। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? पौधों के हरे भागों में निर्मित जो भोज्य पदार्थ होते हैं पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से पहुंचाए जाते हैं? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है ये छाल में पाया जाता है और पौधों के भोज्य पदार्थों को अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्लोएम जो है इसका मुख्य कार्य है पौधों के हरे भागों में निर्मित जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको दूसरों भागों में स्थानांतरित करना, और इस ऊतक को वास्ट भी कहते हैं, बास्ट, BAST, बास्ट भी कहते हैं इस ऊतक को। और इसके निर्माण में भी 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं, चालनीय अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट ऊतक का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट ऊतक का प्रयोग किस में किया जाता है? गोंद में, रेजिन में, लेटेक्स में, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जाइलम के अंतर्गत आपका फ्लोएम और जाइलम आता है, जटिल ऊतक के अंतर्गत, साधारण ऊतक के अंतर्गत मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक आता है, विशिष्ट ऊतक के अंतर्गत ग्रंथिल ऊतक और रबर छीरी ऊतक आता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा? विशिष्ट ऊतक के अंतर्गत जो होते हैं इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो पौधों में विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, तेल, लेटेक्स आदि जो होते हैं ये विशिष्ट ऊतक और इससे निर्मित पदार्थ जो होते हैं इसी से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाशपाती खाने में कठोर और किरकिराहट के अनुभव का कारण क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, दृढ़ कोशिकाएं, ग्रंथिल ऊतक। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा? तो नाशपाती खाते हैं तो हमको कठोर लगता है, उस पर आवाज़ भी आती है, किरकिराहट की आवाज़ भी आती है, तो किसके कारण होता है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो नाशपाती जब खाने पे कठोरता का जो अनुभव होता है वो दृढ़ कोशिकाओं के कारण ही होता है, और दृढ़ कोशिकाएं जो होती हैं ये अखरोट, नारियल और लेगुमिनेसी कुल के बीजों के ऊपर जो होती हैं बीजावरण, कठोर बीजावरण का निर्माण करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे दी गई है? एम.ओ.पी. आयंगर, विटेकर, लिनियस, वाटसन और क्रिक। तो चलिए, आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे दी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। एम.ओ.पी. आयंगर को भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इपिथेम बाहर के वातावरण से एक छिद्र के द्वारा संबंधित रहते हैं जिसे कहते हैं जलरंध्र, रक्षक कोशिकाएं, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि जो एपिथेम है वो बाहर के वातावरण से एक छिद्र के द्वारा संबंधित होते हैं, उस छिद्र को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, जलरंध्र। ये जो होते हैं ये विशिष्ट प्रकार की रचनाएं होती हैं जिनके द्वारा जल स्रावन होता है और ये अधिकतर जल में उगने वाले पौधों अथवा नम स्थानों पर उगने वाले शाकीय पौधों की पत्तियों के सिरों पर पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं को इपिथीम कोशिकाएं कहते हैं। इपिथीम जो होते हैं प्रायः शिरा के अंत में पाए जाते हैं और ये बाहर के वातावरण से एक छिद्र के द्वारा संबंधित रहते हैं जिसे जलरंध्र कहते हैं। और रंध्र की रक्षक कोशिकाएं छोटी होती हैं और इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। और जलरंध्र जो होते हैं ये नेस्टेशियम, पिस्टिया, जलकुंभी और घासों आदि में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, जलरंध्र। एपिथेम बाहर के वातावरण से एक छिद्र के द्वारा संबंधित रहते हैं जिसे जलरंध्र कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रबर क्षीर कोशिकाएं निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? यूफोबिया, मदार, कनेर, उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? रबर क्षीर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? रबर क्षीर कोशिकाओं को हम लैटेक्स सेल भी कहते हैं। तो ये आपका यूफेबिया, मदार, कनेर इत्यादि में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, सभी में पाए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के ऊतक तंत्र के प्रकार में शामिल है। पौधों के ऊतक तंत्र के प्रकार में कौन कौन सा शामिल है? बाह्य ऊतक तंत्र, मौलिक ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए क्या होगा। ऊतक तंत्र क्या होते हैं? जब एक या एक से अधिक ऊतक किसी निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं तो ऊतकों के इस समूह को ऊतक तंत्र कहते हैं। ऊतक तंत्र में पाई जाने वाली कोशिकाओं की रचना समान या भिन्न हो सकती है परंतु इसका जो उद्गम होता है एक ही होता है। और पौधों में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं: बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र, मौलिक अथवा भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भरण ऊतक तंत्र के कार्य हैं। भरण ऊतक तंत्र के क्या कार्य हैं? भोज्य पदार्थों का निर्माण, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आप चलिए क्या हो सकता है? भरण ऊतक, जिसे हम मौलिक ऊतक तंत्र भी कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि पौधों में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं: बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र, मौलिक अथवा भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र जो होते हैं यह तंत्र पौधों की जड़, तना, फूल, फल और पत्ती आदि की जो बाहरी आवरण होते हैं ये सब बनाते हैं बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र। और इसका निर्माण जो होता है ये त्वचाजन के स्तर से होता है और इस ऊतक के निर्माण के अंतर्गत बाह्य त्वचा, रोम और रंध्र आदि शामिल होते हैं। तो आप और भरण ऊतक तंत्र जो होते हैं यह तंत्र बाह्य त्वचा के से लेकर पौधों के अंदर भाग तक फैला होता है और इसका निर्माण वल्कुटजन तथा रंभजन नामक स्तरों से होता रहता है। और इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य जो होता है भोजन पदार्थों का निर्माण करना, संग्रह तथा पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। भोज्य पदार्थों का निर्माण और पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना भरण ऊतक तंत्र के कार्य हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं: जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, ग्रंथिल ऊतक। तो आपको बताना है कि सन हेल्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो अभी मैंने बताया फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में हमने बताया है कि ये सारे जो होते हैं फ्लोएम में पाए जाते हैं। ये जटिल ऊतक के शामिल होते हैं। इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है पौधों के हरे भागों से निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरों भागों में परिवर्तित करना या स्थानांतरित करना। और इस ऊतक को वास्ट भी कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं: चालनीय अवयव, सखीय कोशिकाएं, फ्लोएम मृत ऊतक और फ्लोएम फाइबर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, फ्लोएम।
सन हेम्परेचे जो होते हैं फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको सेशन अच्छा लगा होगा और नई नई जानकारी भी मिली होगी, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और बार बार वीडियो देखते रहिए ताकि आप लोग को रिवीजन होता रहे। पिछला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से सॉल्व कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।